अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स बेसिकली। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, ठीक है, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, समथिंग दैट इज़ एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ? चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है जी। अब जी हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है। चार्ज बेसिकली क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल। क्या है ये? एक फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है जी। फंडामेंटल पार्टिकल, सॉरी, इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल। इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेशे, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव स्पेशे है, ये बनता कैसे है ये एक अलग प्रोसीजर है, अलग एक क्लास है, उसमें आपको लेटर ऑन बताया जाएगा, ठीक है जी। वो कहते हैं अब इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपस में कनेक्शन क्या है? इट इज़ ऑल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। किस फोर्स की वजह से है ये? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। ये फोर्स क्या होती है? इट इज़ द फोर्स दैट होल्ड्स द चार्जेस। ये कैसी फोर्स है? इट इज़ अ फोर्स दैट होल्ड्स द चार्जेस, ठीक है जी। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में जब ये फोर्स चार्जेस को होल्ड करती है तो इसको कहते हैं हम लोग, ये क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इन चार्जेस के ऊपर लॉ कौन सा लगता है? बेसिकली चार्जेस जो होते हैं ना, एक लॉ फॉलो करते हैं। पहला कि जो सेम चार्जेस होते हैं आपस में, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, ये सेम है ना, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर नेगेटिव एंड नेगेटिव है तो वो क्या करेंगे? दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर, ठीक है। और अगर जो है यही जो है वो ऑपोजिट है, सेकंड लॉ क्या बताता है आपको? अगर ये चार्जेस आपके क्या हैं? ये ऑपोजिट हैं, तो ये क्या करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, देन दे विल जस्ट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सही है जी। ये तो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिकली किस चीज़ को डील करता है? चार्जेस क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ क्या कनेक्शन है, किस लॉ पे ये दोनों चलते हैं, ठीक है। ये तो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक जस्ट ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि क्या है आपका? कूलम्स लॉ, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कूलम्स लॉ। ये लॉ जो है ना, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया था। उस साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स कूलम। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था जी? चार्ल्स कूलम। उस चार्ल्स कूलम के नाम पे ये लॉ जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस हुआ था। इस लॉ के अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इस लॉ के अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट है, वो कहता है जो फोर्स होती है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड के। किसके? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैग्नीट्यूड चार्ज जो होता है ना, उसको ना आप हमेशा Q से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। दो चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2 है, Q1 एंड Q2। डिस्टेंस को आप R से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पर है, जिसको हम कह देते हैं ये आपका क्या है? Q1 है, ठीक है। और दूसरा चार्ज आपका कहाँ है? यहाँ पर है, जिसको आप कह देते हैं Q2 कह देते हैं, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हैं। अब दोनों क्या करेंगे? इन दोनों के दरमियान फोर्स तो है, भले वो अट्रैक्शन हो या भले वो रिपल्शन हो, फोर्स तो एग्जिस्ट करती है ना। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो क्या है?
रिपल्शन की फोर्स है इस वक्त। ठीक है जी। अब ये वाला चार्ज जो है अपनी फ़ोर्स इधर लगा रहा है और ये वाला चार्ज जो है अपनी फ़ोर्स इधर लगा रहा है। अब वो कहते हैं ये जो फोर्स है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के डिस्टेंस के दरमियान, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस के। जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे फोर्स डिक्रीज़ होगी, जैसे जैसे आप फोर्स डिक्रीज़ करेंगे डिस्टेंस डिक्रीज़ करेंगे फोर्स इंक्रीज़ होगी। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। इस डिस्टेंस को वो रिप्रेजेंट कर देते हैं आर से। ठीक है जी। अब जी हमारे पास हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसकी सॉल्यूशन निकालते हैं, इसकी इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है जी। हम दोबारा से डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये हमारे पास चार्ज Q1, ये हमारे पास चार्ज Q2, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो कि R है। ये चार्ज इस तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, और ये चार्ज क्या करेगा, इस तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा। इस फोर्स को हम बोलेंगे F12 एंड इसको बोलेंगे F21। F12 क्यों बोलेंगे, इसका मतलब है चार्ज Q के ऊपर Q1 के ऊपर Q2 की तरफ से जो फोर्स लग रही है वो है F12, और चार्ज Q2 के ऊपर F1 की तरफ से जो फोर्स लग रही है वो क्या है, आपकी चार्ज फोर्स 21। ठीक है जी, है हमारे पास एक सिंपल सी फोर्स 21। ठीक है जी, है हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन में क्या कहता है, वो फोर्स जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू Q1 एंड Q2 एंड फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है जी। बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, फोर्स सिंगल आ जाएगी, प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, या कि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, हम इस तरह से भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो K है ना, बेसिकली ये आपका कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। विच कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो K होता है ना, ये डिपेंड किस पे करता है, K किस पे डिपेंड करता है, इसकी डिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमने अपना कूलम लॉ कैलकुलेट कर लिया, अब इसकी डिपेंडेंस की बात करते हैं। ये डिपेंड करता है जी मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, किसी भी मीडियम के ऊपर, कि दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, ख्वा वो एयर है, वाटर है, ग्लास है, व्हाट्सोएवर इज़ द मीडियम, ये K की वैल्यू जो है उसी मीडियम पे डिपेंड करेगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आपके बुक में कैलकुलेटेड दी हुई है। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, वो बेसिकली क्या है, इट इज़ नोन एज परमिटिविटी। ठीक है जी, ऑफ द स्पेस, और इसकी वैल्यू जो होती है वो कैलकुलेटेड होती है एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं हम, K की वैल्यू इसमें पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि 3.414 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। ठीक है जी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आया है K इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि हमारी जो फोर्स है वो क्या है, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारा निकल आया कूलम फोर्स। अब हम निकालते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम। कूलम्स लॉ, ठीक है। हमने क्या किया, हम फिर से वेक्टर फॉर्म बेसिकली क्या होती है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी। सो सपोज करें कि F जो है F21 ये फाइंड करना है हमने, ये है फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1, और F12 जो होती है वो क्या होती है, इट इज़ अ फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी इक्वेशन लिख देते हैं। 1/2/1 जो है वो इक्वेशन सेम एज इट इज़ आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। साथ में बस इसके वेक्टर लगा देना R21, ठीक है। अब F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर Q2 और Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसके साथ वेक्टर लगा देना R12 का, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। R21 यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1, और ये क्या है, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है जी। अब हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सपोज़ करें Q1 ये है और Q2 आपका ये है, तो आप देखें कि ये दोनों तो आपस में रिपेल कर रहे हैं, और एक थर्ड वेक्टर आ जाता है जो कि इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है हमारे पास ये वेक्टर जो कि बन जाता है F21। और सेम उसी तरह से अगर हम Q2 की बात करें जो कि रिपेल कर रहा है Q1 को, तो उसको एक रिपल्सिव फोर्स इस तरफ खींच रही है। ये फोर्स जो होती है ये हमारी क्या कहला देगी, ये फोर्स हमारी कहलाएगी F21, ठीक है। चलें जी, फिर उसके बाद अब हम कह देते हैं कि ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, आपस में 1 है, वो बन जाएगी F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू माइनस R12 का यूनिट वेक्टर। सॉरी, आई जस्ट forgot to put unit vector over here। ओके जी, और हमारी फोर्स F21 बन जाएगी अभी बता, बेसिकली यहाँ पे 2 1 है, आई फॉरगॉट, ये माइनस साइन पहले आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारी सेम बिल्कुल ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारी इस इक्वेशन के इक्वल हम कह सकते हैं। दोनों की वैल्यू सेम हो गए तो हम इनसे कह सकते हैं कि ये क्या बन गया आपका F21 यूनिट वेक्टर माइनस F12 का वेक्टर, ठीक है। दिस इज़ आवर कूलम्स फोर्स दैट इज़ ओबेइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम कहते हैं कि इसके दरमियान मीडियम का क्या चक्कर है। तो मीडियम बेसिकली क्या होता है कि एक कोई भी एयर या कुछ भी, इफ़ एन इंसुलेटिंग मीडियम इज़ प्लेस बिटवीन दीज टू चार्जेस, अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान हम कोई भी मीडियम प्लेस कर दें तो क्या बनेगा जी,
कि ये फोर्स जो होगी इन दोनों के दरमियान वो उस मीडियम पे डिपेंड करने लग जाएगी कि कितना स्ट्रॉन्ग मीडियम है, ठीक है। उस मीडियम को हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं। अब जो है वो एप्सिलॉन आर, अगर तो वो एयर है तो वो बन जाएगा एप्सिलॉन आर, यानी कि अगर वो फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन आर बन जाएगा, जिसको हम कह देते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और फिर हमारी ये वाली जो फोर्सेस हैं एप्सिलॉन आर, यानी कि अगर वो फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन आर बन जाएगा, जिसको हम कह देते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और फिर हमारी ये वाली जो फोर्सेस हैं वो बिकम एफ डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये तब की बात है अगर तो इन दोनों के दरमियान फ्री स्पेस जो है मीडियम हो, ठीक है जी। फिर ये बन जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू, ये पूरा जो है आपका मीडियम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर बन जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन आर बन जाएगा। इसको बेसिकली हम लोगों ने एप्सिलॉन आर फ्री स्पेस रखा है ना, तो एप्सिलॉन आर जो है वो बाहर आ जाएगा, इसको अंदर ले जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। फिर ये आ जाएगा आपके पास एफ डैश इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर, और ये पूरी की पूरी जो आपकी टर्म थी वो अब होकर क्या हो जाएगी, एफ़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर आप कहते हैं एप्सिलॉन आर निकालना है आपने, एप्सिलॉन आर यहाँ रहेगा तो ये बन जाएगा एफ़, इधर चला जाएगा और ये एफ डैश इसके नीचे आके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर आपने इसमें से एफ़ निकालना है तो आप क्या करेंगे, एफ़ इज़ इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एफ़ एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है जी। इस तरह से एफ़ जो है वो ग्रेटर देन एफ़ डैश है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी को निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू एफ़ ओवर एफ़ डैश, ठीक है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी को निकालने का फार्मूला होता है। एंड ये था हमारा आज का लेक्चर।